आज के छोटे से वीडियो में हम कुल ये 5 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें जो स्टैटिक वर्ड है वो स्टैटिक चार्ज को बताता है। स्टैटिक चार्ज मीन्स वो चार्ज जो रेस्ट कंडीशन में है, जो हिल ना सके, मतलब एक जगह से दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं जा सके, ऐसे चार्ज को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। तो दोस्तों हम वापस आज पढ़ेंगे कल की चीज़ों को। मैं आज आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। मेरा नाम आशीष है और हम आज फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे सोपान की ओर बढ़ चुके हैं। हमने कल ये पढ़ा था कि एम्बर और वूल को जब रगड़ा तो एम्बर के अंदर कुछ चार्ज आ गया और वो कुछ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। ये चीज़ क्यों हुई तो हम इसके कारण को थोड़ा सा जूम इन करके पढ़ेंगे। अच्छा, जब एम्बर को वूल से रगड़ा तो दो चीज़ों की रगड़ से फ्रिक्शन उत्पन्न होता है और फ्रिक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी, ये चार्जेस पैदा हुए। इस वजह से इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी के बराबर है? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आने वाली मेन सप्लाई उसके जैसी है? नहीं। ये हम जो बात करते हैं एम्बर और वूल को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रिसिटी हुई वो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज रेस्ट कंडीशन में होते हैं उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी होती है। मतलब वो चार्ज कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बस उनकी प्रेजेंस कहीं पे ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे उसकी पॉजिटिव चार्ज कहीं पे ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं, कहीं पे नेगेटिव पार्टिकल ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टैटिक चार्ज होते हैं, मतलब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होते हैं। जबकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो चेंज होती रहती है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। तो फिलहाल अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुआ ये टॉपिक जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से पढ़ रहे हैं। अच्छा, हमने देखा ग्लास रोड को जब कैट के फर से रगड़ा तो ग्लास रोड भी चार्ज हो गया था। कन्वेंशनली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्लास रोड पे उत्पन्न चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहा। अब ये चीज़ क्यों हुई, इन सारे जब टॉपिक, ये जो 5 टॉपिक लिखे हुए इन्हें पढ़ेंगे तो हमें आसानी से खुल के अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्यों एम्बर नेगेटिव चार्ज हुआ। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल। बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक है, थोड़े से ध्यान देने पर समझ में आ जाएगा। वैलेंस शेल। अच्छा, हम मान लेते हैं कोई भी एक एटम है, जैसे मान लिया उसके अंदर 12 प्रोटॉन है, ठीक है। 12 प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 12, उसका तो एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का। तो हम ऐसी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हर एक इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, हर एक जो चीज़ होती है, सब्सटेंस होती है, एटम से मिलकर बनी होती है। तो वैलेंस शेल को समझने के लिए हम 12 प्रोटॉन वाले एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें 12 प्रोटॉन है और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट जो होता है ऑर्बिट, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद वाले में 8, फिर 2 + 8 10, 12 प्रोटॉन है तो 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 + 8 10 इधर हो गए, बचे हुए लास्ट इधर जाएगा, सेकंड मतलब सबसे लास्ट वाले में आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट दिखाई दे रहा है उसको हम कह सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहर वाला, बाह्यतम कोश, उसके अंदर हम देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहर वाले ऑर्बिट को हम बोलते हैं वैलेंस शेल और इसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस शेल बस इतना ही था। कोई भी एटम का सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड, अब पढ़ते हैं कंडक्टिंग शेल क्या होता है। कंडक्टिंग शेल वो शेल होता है जो वैलेंस शेल के बाहर जो मौजूद एक शेल होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग शेल। यहाँ पे जो ये वैलेंस शेल है इससे बाहर वाला जो ये शेल है उसको हम कंडक्टिंग शेल बोलेंगे। जैसे फर्स्ट वाला ऑर्बिट जिसको के नाम दे दिया, सेकेंड को एल, एम, एन। यहाँ पे एम जो ऑर्बिट है वो तो वैलेंस शेल हुआ और वैलेंस शेल के आउटर जस्ट बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग शेल। अच्छा, इसको वैलेंस शेल बोलते हैं, इसका भी एक कारण, इसको वैलेंस शेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये अपने आप बाहर निकालेगा तो इसके अंदर इसकी जो वैलेंसी होगी वो +2 हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाए या गेन किए जाए, उसी इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट एंड गेन इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब इसी चीज को जो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, उसी को वैलेंसी बोलते हैं।
तो इस वजह से सबसे बाहरीतम, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस शेल बोलेंगे, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जस्ट बाहर वाला जो होगा उसके जस्ट बाहर वाला उसको बोलेंगे कंडक्टिंग शेल। इसको कंडक्टिंग शेल बोलते हैं। इसका भी एक कारण है। उस कारण को पढ़ने के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि मान लो कि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, कहीं घूम रहे हैं। मान लो यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये। इनमें से हम क्या करते हैं, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे देते हैं। एनर्जी दे देने से क्या होगा, ये ज़्यादा एनर्जी पाकर ऊपर चला जाएगा। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेता है तो अपवर्ड्स भागता है। जैसे हम लोग ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं तो विदेश जाते हैं, वैसे ये ज़्यादा पैसे कमा लेगा, ज़्यादा इसको अगर एनर्जी दे देंगे, अगर हम इसको इतनी एनर्जी दे दें कि ये इस ऑर्बिट तक आ जाए, मतलब वो न्यूनतम ऊर्जा, वो हम कह सकते हैं वो मिनिमम एनर्जी जिसे लेकर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से कूदकर कंडक्टिंग शेल में आ जाए, उसको जो नाम दिया गया है उस एनर्जी को हम बोलते हैं प्रोहिबिशन एनर्जी। मतलब किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर प्रोहिबिशन एनर्जी दे दी जाए तो वो वैलेंस शेल को छोड़कर किस में आ जाएगा, कंडक्टिंग शेल में आ जाएगा। और कंडक्टिंग शेल की दोस्तों एक खासियत होती है कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से छूट जाता है। वो कब तक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधा हुआ रहेगा, जब तक वो वैलेंस शेल के अंदर रहेगा। जैसे ही वैलेंस शेल से बाहर कंडक्टिंग शेल में आएगा तो न्यूक्लियस से उसकी मोह माया टूट जाती है, इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स वेनिश हो जाता है। तो इस वजह से ये फ्रीली मूव कर सकता है। इस वजह से इसके अंदर जो आया इलेक्ट्रॉन है हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। कंडक्टिंग शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसको हम कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ये छोटी सी कहानी इसलिए आपको बताना जरूरी है क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि कैसे कोई चीज़ पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, कैसे कोई चीज़ नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ग्लास रोड को जब कैट के फर्श से रगड़ा तो ग्लास रोड क्यों पॉजिटिव चार्ज हुई? ग्लास रोड के अंदर एटम होते होंगे, ये सुनो, एटम होते हैं तो ग्लास रोड के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी होता होगा, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट, जैसे ये वैलेंस शेल, उसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सुनो। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर कुछ उनको ग्लास रोड को वुल से फर्श से रगड़ा तो फर्श से जो रगड़ने से जो उसको एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी पाकर वो कंडक्टिंग शेल में चले गए, और कंडक्टिंग शेल में जाकर आपको बताया वो मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले गए। ग्लास रोड से एनर्जी पाकर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन उठे, कंडक्टिंग शेल में गए, और कंडक्टिंग शेल में जाते ही वो फर में चले गए, जिससे हम रगड़ रहे हैं कैट फर में। तो इस तरीके से ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए थे। तो हमने इन सारी चीजों को जूम इन करके पढ़ा, किस तरीके से ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज हुआ। ग्लास रोड को जब रगड़ा गया तो ग्लास रोड में उपस्थित एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको इतनी एनर्जी मिली कि उस एनर्जी को पाकर वो वैलेंस शेल से कंडक्टिंग शेल में चले गए। अच्छा, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से कंडक्टिंग शेल में चला जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन एनर्जी। और प्रोहिबिशन एनर्जी से कंडक्टिंग शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तो वो मूव कर सकते हैं और वो ग्लास रोड को मूव कर सकते, मतलब ग्लास रोड को छोड़ के चले गए। इस वजह से ग्लास रोड कैसा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज। तो वैलेंस शेल, कंडक्टिंग शेल और प्रोहिबिशन एनर्जी, इन सब की ये कहानी है। अच्छा, ये वाला ऑर्बिट सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट था एम, इसको हमने नाम दिया वैलेंस शेल। ये सुनो, इसको हमने नाम दिया वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल से जस्ट बाहर वाला उसको हमने नाम दिया कंडक्टिंग शेल। अच्छा, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसको वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल से भी बाहर वाला कंडक्टिंग शेल। अच्छा, ये बाकी बचे हुए क्या होंगे? तो के और एल, ये कौन से शेल होंगे? इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेचारे बंधे हुए होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा निकाल रहे होते हैं, हमें माफ कर दो, उसके अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं। तो इस वजह से ये कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस वजह से इन सेल को हम क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टिंग सेल्स। तो नॉन कंडक्टिंग सेल्स बच्चों वो सेल्स होती हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस का पावर होता है और वो न्यूक्लियस उसे बांधे हुए रखता है। कंडक्टिंग शेल में न्यूक्लियस का कोई पावर नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो के और एल ये नॉन कंडक्टिंग शेल, एम वैलेंस शेल। के और एल नॉन कंडक्टिंग शेल, एम वैलेंस शेल और एन कंडक्टिंग शेल। ये सारी चीज़ें भले ही आपको समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। इनकी PDF आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी।
स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। नॉन कंडक्टिंग शेल्स और प्रोहिबिशन एनर्जी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया था कि चार्ज एक पदार्थ की, सब्सटेंस की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो उसको इलेक्ट्रीफाइड कर सकती है। इलेक्ट्रीफाइड कर सकती है मतलब उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है या मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है। चार्ज को करेक्टली तो कोई डिफाइन नहीं कर सकते, पर चार्ज को हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये चीज़ भी नोट कर दी है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये चीज़ हमने एक बार इसलिए वापस रिमाइंड की है क्योंकि हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि कौन से ऐसा सब्सटेंस है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण ज़्यादा होते हैं और किसके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने के, ग्रहण करने के गुण ज़्यादा होते हैं। तो जिस तरीके से एम्बर और वुल को थेल्स ऑफ मिलेटस ने रब करके पता लगाया, उस तरीके से बहुत सारे सब्सटेंस के पेयर्स को देखा गया। एम्बर और वुल, एबोनाइट और कैट्स फर, उसके अलावा वुल, हेयर, नाइलॉन, रबर, सिल्क, मेटल, हार्ड रबर, इन सारी चीज़ों को भी रब करके देखा गया कि उनके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का गुण आ जाता है। तो उन सारे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन त्यागने के हिसाब से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, उस हिसाब से अरेंज किया। सबसे ऊपर उन सब्सटेंसेस को रखा गया जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल कर पॉजिटिव बन जाते हैं, और धीरे धीरे उन सब्सटेंस को रखा जिनको रब करने से वो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से नहीं निकालते, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन को लेने की ही कोशिश करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ को पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको एक बार लिख लेते हैं कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ। अभी तक हमने जो पढ़ा उसकी समरी बोर्ड पे कुछ इस प्रकार लिखी गई है कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ग्लास रोड और कैट्स फर का अगर एग्जांपल ले तो ग्लास रोड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लेकर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। मतलब ग्लास रोड में उपस्थित वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को पाकर जब वो वैलेंस सेल से उछल कर कंडक्टिंग सेल में पहुंच जाते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि वो कंडक्टिंग सेल में मूव कर सकते हैं। तो मतलब वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव, और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको हम कहते हैं नेगेटिव। फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा कि कोई भी दो इंसुलेटर जिनको आपस में अगर हम रगड़ें तो एक के अंदर कुछ पावर्स आ जाती है और दूसरे के अंदर भी कुछ पावर्स आ जाती है। उन पावर्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रीफाइड या चार्जेस। अच्छा, ये चार्ज फ्रिक्शन की वजह से उत्पन्न हुआ, इस वजह से इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो अगर हम पढ़ें किसी भी दो इंसुलेटर को रब करने पर अगर वो चार्ज हो जाए तो इस इवेंट को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी दो इंसुलेटर जिनको आपस में रब करने पर वो चार्ज हो जाए तो इस इवेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब हम छोटे थे वो स्केल वाला, वो भी एग्जाम्पल है। और पता है बैलून्स होते हैं, उसको भी हम अपने हेयर से रब करके दीवार पर चिपका सकते हैं। तो दीवार पर ये जो चिपकना है वो चार्ज की वजह से ही हुआ। एक्चुअली ये दीवार पर जो पकड़ बनाता है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लच बोलते हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे हम कह सकते हैं एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में नोट कर सकते हैं। एम्बर और वुल का तो जो क्लासिक एग्जांपल है थेल्स ऑफ माइलेटस का, हम पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुके हैं। उसी तरीके से वुल और पॉलीथीन को भी रब करें तो भी ये चार्ज हो जाते हैं। ग्लास रोड और सिल्क को भी रब करें तो भी ये चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से जाने देते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और कुछ अपने अंदर आने देते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एम्बर और वुल को जब आपस में हम लोगों ने रब किया तो एम्बर और वुल, इसके अंदर हम देखेंगे कि एम्बर के अंदर और कौन सा चार्ज आता है, वुल के अंदर कौन सा चार्ज आता है, वुल और पॉलीथीन के अंदर कौन सा चार्ज आता है। हम देखेंगे एम्बर को वुल को जब हमने रब किया तो एम्बर के ऊपर आता है चार्ज पॉजिटिव और वुल के ऊपर आता है नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्बर से इलेक्ट्रॉन निकले और वुल में चले गए। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव निकले, नेगेटिव का निकलना मतलब पॉजिटिव होना। इसी तरीके से वुल और पॉलीथीन में वुल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब वुल से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पर पॉलीथीन में पहुंच गए। सवाल यहाँ पे उठता है, यहाँ पे वुल नेगेटिव हो रहा था, यहाँ पे वुल पॉजिटिव हो रहा है। इस
इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मैं अपने से छोटे को तो लड़ाई में हरा दूंगा, लेकिन जब मुझसे अपने भारी आएगा तब मुझे उससे हारना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर किसी को हरा दूं, श्री राम नहीं हूं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो सारे सब्सटेंसेज हैं उनकी पावर्स अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखने की और इलेक्ट्रॉन को ढील देने की। तो उसको हम लोगों ने एक सीरीज में डिफाइन किया। साइंस, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किए और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज तैयार की। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज हम पढ़ेंगे। जो हम सबसे ऊपर रखेंगे उनके अंदर क्या होगा कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकेंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वो नेगेटिव बनते जाएंगे। तो इस साइड वाले सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और इस साइड वाले सारे नेगेटिव। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर या नोट्स बना सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाला थोड़ा रॉन्ग बता दिया आपको, इसको एक बार फिर से सुधार लीजिएगा। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं। जब कंघे को बाल से रगड़ते हैं तो हम कॉम लिख सकते हैं और हेयर लिखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में करेक्शन करके ह्यूमन हेयर एंड प्लास्टिक लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जिसको हम ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज भी कहते हैं। यहाँ पर जो सबसे ऊपर लिखे हैं वो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो सबसे हम ऊपर लिखे हम बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिवली होते हैं चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उन्हें हम वीक बोलते हैं। और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हम देखेंगे कि इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुश्किल होगी इनको। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेंगे जैसे जैसे नीचे आएंगे। तो हम ऊपर वालों को पॉजिटिव मानेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव। पॉजिटिव माना मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ दिया, इस वजह से वो वीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। तो ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज या इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इसको हम इस तरीके से जनरली हम इन सारे सब्सटेंस को अगर पढ़ सकें तो हम बता सकते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जांपल में आपसे पूछ लिया कि अगर ह्यूमन हेयर्स के साथ प्लास्टिक को रब किया जाए तो हेयर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हेयर ऊपर है, प्लास्टिक नीचे है। तो हेयर ऊपर है मतलब हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और प्लास्टिक के जो कुंभ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑन रबिंग हेयर वर्सेस प्लास्टिक तो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज और हेयर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ये ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज या इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज हम इसको बोलते हैं। थैंक्स, आपने इतना झेला।